पिछले वीडियो में जो है लेटर गुप्ता तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब आगे पढ़ेंगे लेटर गुप्ता से। लेटर गुप्ता में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर्स कुछ रहे नहीं, तभी तो लेटर गुप्ता कहते हैं, उनको मेन गुप्ताज नहीं कहते हैं। बट इनको कहा जाता है कि ये बहुत डिफरेंट थे पुराने वाले इम्पीरियल गुप्ता से। इनकी जो डायनेस्टी थी वे बिल्कुल डिफरेंट थी। एक अपसद इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अपसद इंस्क्रिप्शन है, ये बताता है इनके बारे में कि जो आदित्य सेन का इंस्क्रिप्शन, आदित्य सेन के टाइम में, कि एक ही वन ऑफ द लेटर गुप्ताज, बहुत सारे नाम थे गुप्ताज के, बट सबके नाम के लास्ट में गुप्त लगा है। हमने पहले भी पढ़ा, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, लेकिन एक ही रूलर था गुप्ता का लेटर गुप्ता के टाइम में जिसके लास्ट में गुप्ता नाम नहीं लगा हुआ है, बट था ये गुप्ता रूलर ही, तो वो है आदित्य सेन। ये भी याद रख सकते हैं हम। और लेटर गुप्ता जो बाकी थे वो कृष्णगुप्त, गीवगुप्त, दामोदरगुप्त भी थे लेटर गुप्ताज, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एक हेडिंग मिस हो गई है, मैं से यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, फॉरेन विजिटर्स इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो ये नया टॉपिक है यहाँ से। यहाँ पे क्या है, मेगास्थनीज। सबसे पहले हम जानते हैं फॉरेन विजिटर्स की अगर बात करें तो मेगास्थनीज थे फॉरेन विजिटर। तो मेगास्थनीज कहाँ से आए थे हमारे पास मेगास्थनीज, ये हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी। लेकिन ऐसा है कि कोई जीता कोई हारा नहीं, इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई, जिसके तहत ये जो नदी था इस इंदस को इन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ के बलूचिस्तान, कंधार, काबुल, हेरात, ये सब जो हिरात है, ये 4 जगह जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तोहफे में दे दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया होगा, दोस्ती होती है दोनों साइड से होती है, तो इन्होंने इनको 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और तो और चंद्रगुप्त निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्ता के साथ अपनी बेटी की शादी भी करवा दी थी। तो ये है, तो ये कहानी है सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर तो चले गए, लड़ाई वड़ाई हुई, वो चले गए, लेकिन उन्होंने मेगास्थनीज अपने कोर्ट के एम्बेसडर को भेज दिया था कहाँ पे, चंद्रगुप्त के यहाँ। सेल्यूकस निकेटर कहाँ के थे, तो ये भी हमें पूछा जा सकता है, सीरिया के थे। ऐसे सेल्यूकस निकेटर, ऐसे सीरिया, ये सीरिया के थे। इन्होंने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी तो करवाई थी, मेगास्थनीज को भेजा था इनके कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य पूरे मौर्य किंगडम को देखा, यहाँ बहुत साल रहे, वो लगभग 8 साल रहे थे। मौर्य किंगडम को देखा, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, मगध को देखा, और इस पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसको इंडिका कहते हैं। ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज की बुक की नाम है। इन्होंने यहाँ के सोशल कंडीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, फिर से मैं कह रही हूँ, मैंने शॉर्ट लिखा है, ये एड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, SOC फॉर सोशल स्टेटस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के बारे में पूरी किताब लिखी है जिसको इंडिका कहते हैं। अगर हम टोटल कंप्लीट बुक पढ़े ना तो टाइम लगेगा, पर इनसे पहले ऐसा कि शॉर्ट में रिवीजन हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इंडिका इनकी किताब थी। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि सन ऑफ बिंदुसार जो थे ना, बिंदुसार जो थे, सन ऑफ बिंदुसार अशोका, उन्हें अमित्रघात कहा जाता है। डायनोसियस जो थे, अब दूसरे, पहले हम यही पढ़े कि फॉरेन इन्वेशंस क्या क्या हुए, फॉरेन विजिटर्स कौन कौन थे। तो ये डायनोसियस थे, डी से डायनोसियस है, ये ए से एम्बेसडर थे अशोका के कोर्ट में। किसने भेजा था, ये टॉलमी फिलाडेरियस ने भेजा था इनको। डायनोसियस एम्बेसडर टू अशोका बाय टॉलमी फिलाडियस, ये पी से शुरू हो रहा है लेकिन इसको टॉलमी पढ़ते हैं। फाहियान भी आए थे, ये भी एक फॉरेन विजिटर थे हमारे यहाँ। फाहियान क्या है, एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो जो भी फाहियान है, ह्वेनसांग है, वांग है, और क्या था, सॉरी, जियांगजुंग है, ये सब क्या थे, चाइनीज़ विजिटर्स थे हमारे यहाँ। तो अगर फाहियान की बात करें तो किन के कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में आए थे, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये मौर्य नहीं है, ये गुप्ता से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका नाम चंद्रगुप्त टू है। ये इनको विक्रमादित्य भी कहा गया था, और ये फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया में आए थे, और इन्होंने बुद्धिस्ट किंगडम्स के बारे में देखा, लिखा, रिकॉर्ड्स भी बनाए। रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड बनाना, लिखना। नेक्स्ट है ह्वेनसांग मैंने इस तरह से याद किया कि ह्वेनसांग जो थे, एच से है, ये एच वाले राजा के टाइम में ही आए थे जिसका नाम है हर्षवर्धन जो थे। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आए थे हमारे यहाँ 630 to 645, और हर्षा का रूल याद रखना 7th सेंचुरी में चला था। तो 7th सेंचुरी में ही आने वाले ह्वेनसांग थे, और इन्होंने ये किताब लिखी है सी यू की में इन्होंने बताया है हर्ष के रूल के बारे में। नेक्स्ट है इटसिंग जो है, ये भी आए थे, चाइनीज़ पिलग्रिम में ही है। इन्होंने त्रिपिटका लिखा है।
त्रिपिटका का धर्म मास्टर यिजिंग क्या लिखा है, त्रिपिटका लिखा है इत्सिंग ने 671 to 795। तो ये भी कब आए थे, 7th सेंचुरी में आए थे। नेक्स्ट है ज्वांगजाम भी 7th सेंचुरी में आए हैं। तो एक 5th सेंचुरी में आने वाला एक ही है, बाकी तीनों चाइनीज़ जो है ना, चाहे वो इत्सिंग हो, चाहे वो ज्वांगजांग हो, चाहे वो ह्वेनसांग हो, ये तीनों चाइनीज़ जो है वो 7th सेंचुरी में आए थे। अगर पूछे कि 5th सेंचुरी में आने वाला इकलौता चाइनीज़ विजिटर कौन है, तो वो है F से 5th होता है, मैं बता दूँ, इस तरह से मैंने याद किया, और F से ही होता है फाहियान। तो फाहियान कब आया था, 5th सेंचुरी में आया था। और ज्वांगजांग की बात आती है, हम ज्वांगजांग पे आ गए। तो ज्वांगजांग जो है, ज्वांगजैंग, ये लुम्बिनी टू कुशीनगर पूरा घूम लिया था इसने। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी है नेपाल में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर ये आए नेपाल से, महात्मा बुद्ध ने अच्छा से घूमा है। देखो नेपाल ऊपर है, उसके नीचे आपको बिहार दिखेगा, जस्ट नेपाल के नीचे। तो बिहार में इन्होंने पीपल के ट्री के नीचे क्या ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद चले गए ये हो गया आपका बिहार, जिसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसका सिंबल ये बोधि ट्री है, इसलिए मैं सिंबल भी बना दिया। और उनके जन्म का सिंबल क्या है, क्या आप बताइए। नेक्स्ट है यूपी में सारनाथ है, जहाँ में इन्होंने पहला भाषण दिया, जिसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। इन सब का सिंबल भी याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन ये हुआ नहीं है एग्जैक्टली पहिया की तरह, मैंने कोशिश तो की थी, समझ लो इसी को पहिया। तो धर्मचक्र परिवर्तन को किससे दिखाया जाता है, व्हील से दिखाया जाता है, व्हील इसका सिंबल है। इसके बाद ये फिर ये यूपी में ही मर गए थे, जो कि जगह का नाम है यूपी कुशीनगर यूपी में। और इनके मौत के सिंबल को किस चीज़ से दिखाया जाता है, स्तूपा से। स्तूपा है जिसमें यहाँ पे सीढ़ी होती है, यहाँ तोमान होता है, ये रेलिंग होता है यहाँ पे, और इस तरह से सीढ़ी होती है। स्तूपा, इनके मरने का सिंबल ये है। इनके धर्मचक्र परिवर्तन का सिंबल व्हील है। इनके ज्ञान प्राप्त करने का सिंबल क्या है, बोधि ट्री है। और ये घर से भी निकले थे, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो घर से नेपाल में ही निकले होंगे, जिसका सिंबल क्या होता है, घोड़ा के, बहुत गंदा घोड़ा पड़ा, कोई बात नहीं। तो घोड़ा इनके घर से निकलने के सिंबल को कहते हैं। और इनके बर्थ के सिंबल को, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी, इनके बर्थ के सिंबल को क्या कहते हैं। लोटस एंड बुल से दिखाया जाता है इनके बर्थ के सिंबल को। बुद्धा के बर्थ के सिंबल को लोटस और बुल से इनके बर्थ के सिंबल को दिखाया जाता है। तो बाकी सारा हमने देख लिया, अब खत्म करते हैं इसको। ज्वांगजांग आ गया, बात खत्म। इत्सिंग, ये सारे थे जो फॉरेन विजिटर्स थे टाइम में। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा ये एक तरह से, जो भी हमने पहले पढ़ा है। फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर इन गंगा वैली कौन सा है, न्यूलिथिक कल्चर मैंने बताया गंगा वैली में। दो ही जगह बोन टूल्स भी मिले हैं इंडिया में, वो है एक चिरांद और एक दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब ये गंगा वैली पूछेगा तो गंगा वैली में एक ही चिरांद है, न्यूलिथिक कल्चर यहीं पे मिला है। लग्जीरियंट कल्चर, क्यों लग्जीरियंट कल्चर कहाँ पे मिला है देखने को, तो छेछर वैशाली, WVSH, मैं वैशाली को लिखती हूँ, मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के भी कोड बना दिए हैं स्टॉर्म में, ताकि मुझे लिखने में भी टाइम ना लगे, याद करने में भी टाइम ना लगे। तो ये सारण है, ये वैशाली है, छेछर वैशाली में जो है लग्जीरियंट कल्चर मिला है। नेक्स्ट है राइस प्रिंसिपल क्रॉप। राइस एज अ प्रिंसिपल क्रॉप था कैलकुलिथिक एज में। कैलकुलिथिक एज में क्या था, राइस प्रिंसिपल क्रॉप था, जो कहाँ पे मिला है, सेनवर रोहतास में। देखिए तीन चीज़ें कहाँ कहाँ पे मिला है, तीनों याद रखना पड़ेगा। अगर न्यूलिथिक कल्चर का सिंबल कहाँ पे मिला है, सिंबल ही कहेंगे, साक्ष्य मिला है चिरांद सारण में। लग्जीरियंट कल्चर छेछार वैशाली में। प्रिंसिपल एज राइस एज अ प्रिंसिपल क्रॉप सेनवार रोहतास में, ये ROH फॉर रोहतास है, मैं बोल रही हूँ, उससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद थ्रोज लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर। अगर हम देखें तो कौन सा किताब है, कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट्री है जो कि आर्यन कल्चर पे लाइट देता है, तो वो है सतपथ ब्राह्मण। यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि विदेहा कौन थे, विदेहा जो कि मिथिला के राजा थे। विदेहा जगह था जिसका कैपिटल मैथिली था, जिसके राजा जनक थे, जनक जो सीता माँ के पापा हैं। तो ये जो विदेहा है ना, जो मैथिली जिसका कैपिटल है, वो बिल्कुल मॉडर्न तिरहुट के मॉडल पे बना हुआ था। तो इसको, ये सिमिलर का साइन है, इक्वल टू, और इसके ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो मैंने इसको यूज़ किया है सिमिलर बताने के लिए यहाँ पे, कि ये दोनों जो है सिमिलर देखे गए हैं। जो ये टाउन का जो सिस्टम है, ये बिल्कुल मॉडर्न तिरहुट के जैसा है। वजी कॉन्फिडेंसी की बात करें तो वजी कॉन्फिडरेंसी क्या होता है, जो मिल के बनता है,
ये एक यूनियन है। वज्जी कॉन्फेडरेंसी 8 मेंबर से मिलके बना है। 8 छोटे छोटे जो क्लैंस थे उनसे मिलके बना है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैन क्या था, लिच्छवी। सब जानते हैं हम कि लिच्छवी इंपॉर्टेंट क्लैन था। देन कंट्रोल रेट टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में अगर हम ये देखें बिहार का मैप, सॉरी बार बार मैं गलत मैप क्यों बनाती हूँ पता नहीं, ये ऐसे है। अगर मैं बिहार का मैप देखूँ तो इसमें ईस्ट में ट्रेड को कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंट कौन सेंटर था, ये यहाँ पे, ये जस्ट मिनट, यहाँ पे भागलपुर। भागलपुर जो था ये ईस्ट में ट्रेड को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो यहाँ पे ये लिखा भी है कि कंट्रोल ट्रेड टुवर्ड्स ईस्ट चंपा भागलपुर। चंपा जो है भागलपुर, जो कि भागलपुर और मुंगेर से मिलके बताइए कि कौन सा महाजनपद बनता है, भागलपुर प्लस मुंगेर। भागलपुर प्लस मुंगेर देखे ना तो ये आपका बनता है, आपको याद हो तो अंग, ठीक है, अंग बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाली प्लस संस्कृत। बुद्धिज्म में पाली प्लस संस्कृत को मिला के एक हाइब्रिड लैंग्वेज बना दिया गया था, जिसमें वो लोग क्या करते थे, लोगों से बात करते थे। तो ये था बुद्धिज्म में हाइब्रिड संस्कृत कहते थे उनको। हाइब्रिड वैसे भी वो चीज़ होती है जो दो चीज़ से मिलके बनती है। फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया इज ऑफ, पहला ह्यूमन स्टैचू मतलब इंसान की मूर्त। वैसे तो भगवान सारे हैं, हम जानते नहीं है ना भगवान असली में थे कि नहीं थे, हम तो बस एक कहानी की तरह उसको मानते जाते हैं। लेकिन ह्यूमन स्टैचू जो सही में ह्यूमन एग्जिस्ट करता था, उसकी पूजा जो इंडिया में पहली बार हुई वो बुद्धा की हुई, क्योंकि साईं बाबा भी बहुत दिन बाद पैदा हुए थे। एंशेंट दूसरे साईं बाबा कैसे, दूसरे नहीं, मतलब साईं बाबा भी उसके एक एग्जाम्पल है, दोनों दूसरे थे कि नहीं। अगर देखिए ये आर्ट, एंशेंट आर्ट में बुद्धिज़्म, ये एंशेंट है, सॉरी गंदा हो गया, पानी वानी गिर गया होगा यहाँ पे, तो ये एंशेंट है यहाँ पे लिखा हुआ। तो एंशेंट में अगर देखें ना तो एंशेंट टाइम में अगर आर्ट एंड कल्चर में देखें तो बुद्धिज़्म बहुत आगे था, क्योंकि अगर आप एंशेंट में पढ़ोगे तो बुद्धिज़्म की मूर्त, बुद्धिज़्म का स्टैचू, बुद्धिज़्म की स्तूपा, पिलर में बुद्धिज़्म के बारे में धम्मा, ये सब एंशेंट में बुद्धिज़्म बहुत फेमस था। लेकिन ये आर्ट है, सॉरी ये मैंने क्या कह दिया कि ये एंशेंट नहीं, ये आर्ट है, क्योंकि एंशेंट तो लिखा ही है बगल में। आर्ट में एंशेंट में बुद्धिज़्म, लेकिन उस टाइम जैनिज़्म की इतनी एंशेंट हिस्ट्री में जैनिज़्म उतना फेमस नहीं था। लेकिन मिडाइवल में आते थे जैनिज़्म ने भी अपना अच्छा नाम कमा लिया, क्योंकि मिडाइवल एज में जब आप पढ़ोगे ना तो जैनिज़्म की भी बहुत सारी मूर्ति, स्तूपास, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस बहुत कुछ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है कि महावीर बिकम एसेटिक। महावीर कितने एज में घर छोड़ के अपना निकले थे, 30 साल की उम्र में ये घर छोड़ के निकले थे। अब देखिए महावीर की बात हो रही है, महात्मा बुद्ध की बात नहीं हो रही। जैनिज्म में महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो ये 29 साल की उम्र में घर से निकले थे और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिर्फ केवल 6 साल के मेहनत पे। लेकिन अगर महावीर को देखो, ये थोड़ा 1 साल लेट निकले और इनको 12 साल लग गया, 12 ईयर्स लग गया ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये याद रखने की चीज़ है कि ये 30 साल में निकले थे, 42 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आपको पता है साल के पेड़ के नीचे बुद्धा की डेथ हुई थी और साल के पेड़ के नीचे ही महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्हाट इज दिस, साल ट्री। अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ किंगडम सर्वाइव्ड एट द टाइम ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा के टाइम में ऐसे तो 16 महाजनपद हम पढ़े ना, 16 महाजनपद है, लेकिन बुद्धा के टाइम में सिर्फ 4 महाजनपद ही बचे पाए थे। क्यों? क्योंकि मगध ने बाकी सबको निकल लिया, मगध ने जीत लिया था सबको। 16 महाजनपद और उनके कैपिटल्स भी हमें याद होनी चाहिए। खैर अभी हम ये देखेंगे कुशाला, मगध, वत्स्य और अवंती, ये चारों ही जीवित रह पाए थे इस टाइम तक, बुद्धिज्म के टाइम तक। नेक्स्ट है, इसका डायग्राम नहीं बनाया है ऐसा, नहीं बनाया। क्या है स्टेट ऑफ अंग, अगर अंग की बात करें ना, स्टेट ऑफ अंग इज मेंशन इन अथर्ववेद। अंग के बारे में, ये जो अंग नाम का भी महाजनपद था, ये कहाँ पे हमें पता चलता है, अथर्ववेद। हम जानते हैं कि 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद जो होता है वो अर्ली वेद है। अगर आप अर्ली वेद कहीं भी देखते हो इसका मतलब आप ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हो। उसके बाद सामवेद है हमारे पास, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सॉरी अथर्ववेद लास्ट में है, यजुर्वेद है एंड देन अथर्ववेद है। तो इतने सारे वेद है, तो सबसे लास्ट वाले वेद में अंगा के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हाउ मेनी सुपरिटेंडेंट्स टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है पहले आप बताएं, किसने लिखा है अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र कौटिल्य, जो कि चाणक्य भी हम जिसको कहते हैं, उसकी पुस्तक है। उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कितने सुपरिटेंडेंट्स होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 27, ठीक है, जिसको अष्टाध्याक्ष भी कहते हैं। इसको सुपरिटेंडेंट को हु डेडिकेटेड द नागार्जुना हिल्स टू आजीविका। अब हम जानते हैं 2 हिल्स है फेमस जहानाबाद में, कौन सा? एक है आपका बराबर हिल्स, याद रखिए इसका लोकेशन, ये अभी जहानाबाद में है, तभी ये गया में ही आ जाता था, जहानाबाद। और दूसरा है आपका
नागार्जुना, सॉरी, नागार्जुना। तो बराबर हिल्स और नागार्जुना हिल्स ये दोनों कहाँ पे है? ये है दोनों ही जेहानाबाद में, ये भी जेहानाबाद में। लेकिन अगर बात करें कि बराबर हिल्स को किसने दे दिया था, इसको भी आजीविका सेट को दिया गया था, इसको भी आजीविका सेट को दिया गया था, लेकिन बराबर हिल्स दिया था अशोका ने। अशोका ने बराबर हिल्स को गिफ्ट कर दिया, किसको? आजीविका सेक्ट को। ऐसे तो ये बुद्धिज्म को मानते थे, पहले बुद्धिज्म को दिया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये चला गया था आजीविका सेक्ट के पास, क्योंकि जो इसके पोता था, अशोका का पोता जिसका नाम दशरथ है, इसने आजीविका सेक्ट को माना था, अपनाया था, इसलिए उन्होंने आजीविका सेक्ट को दे दिया था। कौन से हिल्स को? नागार्जुना हिल्स को। देन अग्निमित्रा वॉज हीरो ऑफ। अगर हम अग्निमित्रा पूछे तो ये कौन से किताब, कालिदास के कौन से किताब का अग्निमित्र हीरो था? तो इस किताब का नाम है मालविका अग्निमित्र। इसके नाम में ही अग्निमित्र आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो अग्निमित्र, अगर इसके नाम में ही अग्निमित्र है तो बताइए किताब कौन इस किताब का हीरो होगा? तो कालिदास होगा, क्योंकि एक ड्रामा है। ये क्या है? एक ड्रामा है, नौटंकी का किताब है, मतलब एक तरह से नाटक दिखाया गया है, इसमें रोल प्ले किया गया है। तो मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास की रचना है, इसके हीरो कौन है? अग्निमित्र। तो इसमें याद करने वाली बात ये है कि मालविका रचना किसकी है? तो ये कालिदास की रचना है। नेक्स्ट, संघ पीरियड में ब्राह्मणिज्म को बहुत आगे बढ़ाया गया था। सुंगा, सॉरी संघ नहीं, ये सुंगा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पुष्यमित्र सुंग था, पुष्यमित्र सुंग, ये एक कट्टर ब्राह्मण कह सकते हैं इसको। इसने ब्राह्मणिज्म को पूरी तरह से प्रमोट किया, उठाया, और जो मॉन्क्स थे, ब्राह्मणिज्म थे, जैनिज्म थे, इन सबको उठा के फेंक दिया। बहुत अत्याचार किया इन पे, जिसकी वजह से काफ़ी मॉन्क्स भाग गए थे नेपाल। तो ब्राह्मणिज्म की इन्होंने प्रमोशन की और बुद्धिज्म और जैनिज्म को बिल्कुल दफना दिया। ये भी एक रीज़न है, अगर हम कहते हैं ना कि जहाँ पे बुद्धिज्म ने पैदा लिया है इंडिया की धरती पे, बिहार की धरती पे, पर यहाँ पे बुद्धिज्म दिखता क्यों नहीं है? जबकि आप म्यांमार में देखोगे, चाइना में देखोगे, तिब्बत में देखोगे, और जो भी साउथ ईस्ट एशियन है, यहाँ पे बहुत बुद्धिज्म फैल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं दिखता है। क्योंकि ऐसे कुछ यही रीजन्स हैं जिन्होंने बर्बाद कर दिया था बुद्धिज्म को इंडिया में। आगे है पतंजलि। क्या था? पतंजलि कौन था? तो पतंजलि एक ग्रामरियन था, ग्रामर की बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। और कंटेम्प्रेरी किसका था? पुष्यमित्र सुंग का ही कंटेम्प्रेरी था। और एक ग्रामरियन है बहुत फेमस इंडिया में, जिसका नाम है पाणिनि। पाणिनि भी एक फेमस पोएट है। लेकिन पतंजलि किसका कंटेम्प्रेरी था? पुष्यमित्र सुंग का। ये आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया एंड ओरिजिन टू इशू गोल्ड कॉइन। तो पहला अभी हम ये पढ़ चुके हैं अभी कल के लेक्चर में कि इंडियन ओरिजिन का पहला इंसान कौन था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पहले भी गोल्ड कॉइन इशू हुए थे इंडिया में, लेकिन वो ग्रीक्स ने किए थे। तो फर्स्ट कौन थे इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले? तो उनको इंडो ग्रीक्स कहते हैं। जो सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा किसने लॉन्च किया था गोल्ड कॉइन्स को? तो वो था कुशाना किंग कनिष्का। कनिष्का का गोल्ड कॉइन आपने सुना होगा, लेकिन गुप्ता के बहुत सुंदर होते थे। और किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त किसकी पूजा करता था? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये आपको। किसकी पूजा करता था? किसको मानता था? कौन से भगवान को? तो समुद्रगुप्त मतलब कि समुद्र, ओशियन में ये सांप के ऊपर कौन रहता है चक्र लेके? तो विष्णु। तो समुद्रगुप्त विष्णु का ही मानने वाला था। आगे आ गया है मिडाइवल बिहार। अब हम मिडाइवल बिहार पढ़ेंगे। नहीं, आई थिंक कुछ रह गया है, सॉरी, नहीं यही है मिडाइवल बिहार ही आगे, क्योंकि एंशिएंट का तो हमने नोट्स भी पढ़ लिया। मिडाइवल बिहार अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मिडाइवल बिहार में तबाकत नशीरी बाय मिनहाजुल सिराज। तबाकत नशीरी किताब किसने लिखी है? पहले हम सिर्फ बुक्स को पढ़ते हैं। तबाकत नशीरी किसने लिखी है? तो मिनहाजुल सिराज में, ये सिर्फ एक बार रीडिंग करने की बात है। तबाकत नशीरी किताब का नाम मिनहाजुल सिराज ने लिखी है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है जियाउद्दीन बरानी ने। तारीख़ फ़िरोज़ शाही। अकबरनामा अबुल फज़ल ने। तजुके बाबरी बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। जो किताब हम खुद से लिखते हैं, खुद के बारे में, उसको एक तो होता है जो आपके ऊपर किताब है, जो किसी इंसान के ऊपर होता है वो होता है बायोग्राफी। अगर किसी जीवन कथा आप लिखते हैं किसी की, तो वो बायोग्राफी होती है। अगर मैं महात्मा गांधी की जीवन कथा लिखूंगी तो वो बायोग्राफी होगी ऑफ एम गांधी। लेकिन अगर मैं खुद से और अपनी ही बायोग्राफी लिखती हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। तो ये डिफरेंस होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में। तुझे बाबर ने लिखी और अपने बारे में ही लिखी, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ऑफ बाबर। बसंत इन उल हुन्स किसने लिखी है? इख्तिसाम देहलवी ने। अफसानाया साहा किसने लिखा है? शेख कबीर ने। तारीख़ शेर शाही किसने लिखी है? तारीख़ शेर शाही तो अब्बास सरवानी ने। वाक़ियात मुस्तानी लिखा है रिज़कुल्लाह ने। वाक़ियात मुस्तकानी।
मुस्ताखी, मुस्ताखी है, मुस्तकानी नहीं, मुस्ताखी, रिजुल्ला ने, रियाज उन सलादिन, गुलाम हुसैन सलीम, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है सूफी लिटरेचर। सूफी लिटरेचर हम जो देखते हैं तीन तरह का होता है। एक तो होता है वो तजकिरा, ये देखिए तजकिरा, ये है मलकूजात, और तीसरा मकतूबात। तीन तरह की सूफी लिटरेचर आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेगी जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो तजकिरा हो गया, मजकूबात और मकतूबात, तीन तरह का सूफी लिटरेचर है। विद्यापति, अब हम किताब कुछ और भी किताबें देखते हैं जो कि विद्यापति ने लिखी है। विद्यापति ने कृतिलता लिखा है, विद्यापति ने कृति पताका लिखा है, विद्यापति ने पक्तावली भी लिखा है, ठीक है। ये सारे किताब विद्यापति के हैं। विद्यापति जो हैं, अगर हम पूछिए नेशनल पोएट कौन है तो विद्यापति है। विद्यापति कहाँ से बिलोंग करते थे तो बिहार से बिलोंग करते थे। आगे आगे अगर हम देखते हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है, वर्णा रत्नाकर, वर्णा रत्नाकर किताब लिखा है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। उसके जस्ट नीचे चंद्रेश्वर ठाकुर जिसने लिखा है रजनी रत्नाकर, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें होगी, इनकी रचनाएं होगी। अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले मिडावल पीरियड में क्या पढ़ेंगे, पाला किंगडम। पाला किंगडम अगर देखते हैं तो पाला किंगडम 400 साल चला था। ये यूअर्स लग रहा होगा पर ये एक्चुअली लिखा हुआ है 400 ईयर्स, काफ़ी लंबा टर्म है ना, 400, ब्रिटिश से भी ज़्यादा राज कर लिया पाला ने हमारे ऊपर। तो पाला के फाउंडर गोपाल थे, नाम ही है इनका गोपाला, ओके। पाला के फाउंडर कौन थे, गोपाला। एंड आर्डेंट बुद्धिस्ट, ये काफ़ी कट्टर बुद्धिज्म थे, बुद्धिस्ट थे, ये बुद्धिज़्म को मानते थे, ठीक है। बुद्धिज़्म को प्रचार भी करते थे, उसका प्रमोशन भी करते थे। गोपाला एक बुद्धिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्री तो बनाई, बुद्धिज़्म थे तो मोनास्ट्री बनाएंगे। कहाँ पे भी बनाई, उदांतीपुरी में भी बनाई। उदांतीपुरी आपको बिहार शरीफ नालंदा में दिखेगा। अभी नालंदा हमारा जिला है, कहाँ है ये, इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, कौन सा जिला, तो पटना। इसके नीचे कौन सा जिला दिखेगा तो आपको नवादा। इसके दाएं क्या दिखेगा तो गया, बाएं सॉरी, और इसके दाएं क्या दिखेगा नालंदा के, हम हर चीज़ को देखेंगे तभी तो हमें याद होगा, शेखपुरा, शेखपुरा, ठीक है। और ये कौन से डिवीज़न में आता है नालंदा, तो ये आता है आपके पटना डिवीज़न में, क्योंकि जस्ट ना हाँ पटना डिवीज़न में आता है, तो पटना डिवीज़न में आता है। ये क्लियर हो गया नालंदा के बारे में, जस्ट एक रिवीजन था। उदांतीपुरी, उदांतीपुरी बिहार शरीफ में है। उदांतीपुरी में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज किसने बनवाए तो पाला ने बनाए, गोपाला ने बनाए। इसका बेटा था धर्मपाल, बेटा या इसका सक्सेसर कह सकते हैं, सक्सेसर धर्मपाला था। धर्मपाला के टाइम में हमारे यहाँ दो तरफ से अटैक हो रही थी हम पे, एक तो प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूटा। प्रतिहार भी अटैक कर रहे थे, राष्ट्रकूटा भी अटैक कर रहे थे, किस पे, धर्मपाल के टाइम में मगध पे। अब फाउंडर अगर हम देखें ना तो धर्मपाला ने काफ़ी अच्छे काम किए, ये भी बुद्धिस्ट था। इसने महाविहारा ऑफ विक्रमशिला को ढूंढा था। फाउंडर ऑफ महाविहारा ऑफ विक्रमशिला कौन है, विक्रमशिला है कहाँ तो पहले भागलपुर में, ये छोटा सा मैंने BHAG भागलपुर लिखा है, तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हो भागलपुर। तो धर्मपाला कौन था, गोपाला का सक्सेसर था, जिसके और अच्छा पाला रूलर था, जिसके टाइम में राष्ट्रकूटा और प्रतिहार दोनों अटैक कर रहे थे। राष्ट्रकूटा का यहाँ पे है लग, और अगर हम इंडिया के मैप देखें ना तो राष्ट्रकूटा इस एरिया में पड़ता है और प्रतिहार यहाँ पे पड़ता है, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया, इसको ऊपर बनाया, और यहाँ पे था हमारा मगध, तो ये ज़्यादा नीचे हो गया, सॉरी। यहाँ पे बिहार है, मगध, यहाँ पे तो आपका प्रतिहार है, और यहाँ पे आपके राष्ट्रकूटा है। तो यहाँ से अटैक हो रहा था, यहाँ से अटैक हो रहा था हमारे मगध पे, और इन्होंने महाविहार विक्रमशिला ढूंढा। तो विक्रमशिला का लोकेशन आप बताएं कहाँ पे है बिहार में, तो यहाँ पे भागलपुर है, तो यहीं पे विक्रमशिला विहारा है, महाविहारा। देन ही वॉज ऑल्सो नोन एज उत्तरापति। हम उत्तरापति, अगर कोई पूछेगा उत्तरापति किसको कहते हैं, तो उत्तरापति कहते हैं हम धर्मपाल को। धर्मपाल ने अपने आप को ये उपाधि दे दी थी क्या, उत्तरापति की, अकॉर्डिंग टू गुजरात राइटर सुधोदला। तो अपने आप को उन्होंने नहीं दिया था, एक गुजरात के 11वीं सेंचुरी के राइटर थे जिसका नाम है सुधोला। सुधाला ने नाम दिया था धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी का। क्यों, क्योंकि उन्हें उत्तर को भी अपना कब्जा कर लिया था। ये जो ऊपर उत्तर होता है ना, ये आपका साउथ इंडिया है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे आपका बिहार है, ये वाला पार्ट उत्तर है, इसको भी कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको उत्तरापति भी कहते हैं, उत्तरा स्वामी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे है, अभी हमने धर्मपाल पढ़ा,
गोपाल का बेटा। अब ये धर्मपाल ही आगे पढ़ेंगे। 770 से 810 तक धर्मपाल ने कालिमपुर की अगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आप देखते हो ना, कालिमपुर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें 32 ईयर ऑफ इस रीजन के बारे में बताया गया। मतलब क्या बताया गया कि धर्मपाल ने पूरे 32 साल राज किए थे। वाह। फर्स्ट पाला किंग टू अज्यूम फुल इंपीरियल टाइटल्स, ये टाइटल्स है। तो पहला ऐसा गुप्ता किंग बना जिसको ये टाइटल मिला है कंप्लीट टाइटल्स, जो कि है महाराजा धीराज का, परमेश्वर का, परम भट्टारका। तो परम भट्टारका नहीं था, रत्नाकर था या, एक सेकेंड, हाँ आई हैव चेक्ड, यही नाम है, परमा भट्टारका, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, परमा भट्टारका। ये तीनों टाइटल किसके थे? तो हम याद रखेंगे कि ये किसके थे। कौन सा पाल था ये? धर्मपाल, जिसने धर्म को माना था। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पता नहीं धर्म को माना था कि नहीं माना था। धर्मपाल, धर्म से याद करते हैं कि धर्म वाले ने 3 टाइटल लिया था अपने, धर्मेंद्र ने 3 टाइटल लिया था। महाराजा धीराज, परमेश्वर, अपने आप को भगवान भी कह देता, और परम भट्टारका भी कह दिया था अपने आप को। नेक्स्ट है कि नालंदा। नालंदा यू से यूनिवर्सिटी है ये, सॉरी फॉर दिस शॉर्टकट्स बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी गोट पेट्रोनेज। तो धर्मपाल के टाइम में भी काफ़ी पेट्रोनेज मतलब कि पैसा सपोर्ट मिल रहा था, किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट रूलर आते हैं इनके देवपाल। देवपाल की बात करें तो ये 1800 से 810 से 850 तक थे। 810 से 850 एडी, हम एडी में आ गए हैं क्योंकि हम मिडाइवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट खत्म हो चुका है। देवपाल को अगर देखें तो ये मोस्ट पावरफुल पाला रूलर था, बहुत पावरफुल था देवपाल, नाम ही है इसका देव। अब देखो देवपाल ने वो टाइटल्स नहीं रखे हैं, परमेश्वर मतलब कि भगवान, देव मतलब कि भगवान, लेकिन जबकि देवकाल के पहले वाले राजा धर्मपाल ने अपने टाइटल को क्या क्या रखे? परमेश्वरा, क्या नाम था? 3 था, बताइए। परमेश्वरा, महाराजाधिराज और परमा भट्टाचार्य, 3 है। कनक्वेड उत्तकल, उत्तकल जो कि उड़ीसा में, इसने ये भी, अब क्यों इसको पावरफुल कहेंगे भैया, क्यों कहेंगे पावरफुल देवकाल को, ऐसा क्या किया? तो इसने उत्तकल जो कि उड़ीसा में, इसको भी कब्जाया था। प्रग्योतिषपुर, इसको भी कब्जाया था। देन असम, एक असम में भी एक जगह है, इसको भी इन्होंने कब्जा लिया था, जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक से नहीं, कामरूप असम। ये जो प्राग ज्योतिषपुरा है, प्राग ज्योतिषपुरा, ये 3 पार्ट में इसको अगर आप डिवाइड करो तो इस तरह से पढ़ सकते हो, प्राग ज्योतिषपुरा, ये कामरूप असम में है, इसको भी इन्होंने कब्जा लिया था। मतलब कि देखो उड़ीसा, आप इंडिया की मैप अगर देखते हो, ऐसे ही मैं बनाऊंगी इंडिया का मैप, तो उड़ीसा यहाँ पे है और असम यहाँ पे है, इसको इन दोनों को इन्होंने कब्जा लिया था, मतलब इन पे भी राज था इनका, तो है ना। और अगर ऊपर देखें तो कंबोज तक ऊपर में इनका राज था, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल पाल किंगडम। ऐसे नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा पावर अशोका से भी है, उससे कंपैरिजन ही नहीं, कंपैरिजन बाकी के पाल के राजा से, पाला राजा से है, तो इन सब में ये मोस्ट पावरफुल था। ये भी बुद्धिज्म को मानते थे। हमने अभी तक देखा है कि तीनों ही पाल रूलर्स जो हैं वो बुद्धिज्म को मान रहे हैं। ठीक है, ग्रेट पेट्रोन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब कि बुद्धिज्म को पैसा भी देता था चढ़ने के लिए। बालपुत्र सेंट एम्बेसडर आस्किंग फॉर, अब मैंने बताया था एक बार, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि किसी ने, नेपाल का एक राजा था जिसने भेजा था अपने सेनानियों को कि प्लीज़ हमें मोनास्ट्री बनाने दो गया में, तो उस राजा ने उसको परमिशन दे दिया था। वो कौन सा राजा है आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं बालपुत्र देव जो कि जावा, मतलब कि उस टाइम किसी श्रीलंका के राजा ने भेजा था, पर ये जावा मतलब कि इंडोनेशिया का राजा है, जिसने कि एम्बेसडर भेजा है आस्किंग फॉर ग्रांट ऑफ 5 विलेजेस, 5 विलेज मांग रहे, प्लीज़ हमें दे दीजिए, हम यहाँ पे मोनास्ट्री बनाएंगे। और किसने? देवपाल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। देवपाल ने इनके जो रिक्वेस्ट थे इसको एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि ठीक है आप बना सकते हो हमारे यहाँ मोनेस्ट्री। तो कौन था ये? बालपुत्र देव था, जो कि जावा का राजा था। अगर लेटर पालास की बात करें तो देवपाल आ गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा है। देवपाल था, विग्रपाल था, उसके नीचे नारायण पाल था, उसके नीचे ऋजुपाल था, उसके नीचे गोपाल टू था, बहुत सारे राजा थे। तो अब देखते हैं कि क्या है। देवपाल का बेटा विग्रपाल, विग्रपाल का बेटा नारायण पाल का जो बेटा ऋजुपाल था ना, राजूपाल, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, यहीं पे है। राजूपाल ने शादी की थी किससे? भाग्य देवी से। भाग्य देवी जो कि एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस था। सबसे पहले हमने यहाँ पे, अगर आपने देखा तो आपने यहाँ पे देखा हो कि पाला पे 2 तरह से अटैक हो रहा था, एक तो प्रतिहार से और एक राष्ट्रकूटा से। इसीलिए क्या किया इसने, बहुत चालाक बन के नारायण पाल ने भाग्य देवी से शादी कर ली, जो कि एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस थी, ताकि कम से कम चलो प्रतिहार से तो आएगा, ये राष्ट्रकूटा से आएगा, प्रतिहार से तो हम पे अटैक नहीं आएगा, सॉरी राष्ट्रकूटा से तो अटैक नहीं होगा, प्रतिहार वाले करे तो करे। ये जो नीचे वाला था ना यहाँ पे,
ये राष्ट्रकूटा था और यहाँ से प्रतिहार था। तो इससे इन्होंने शादी कर ली कि चलो प्रतिहार वाले से लड़ लेंगे, राष्ट्रकूटा वाले से शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लगातार अटैक हो रहा था इन पे। और इन दोनों का भाग्य देवी और नारायण पाल का बेटा कौन हुआ? गोपाल 2 महिपाल। अब आगे आते हैं महिपाल जो कि सेकेंड फाउंडर। ये सब इतने इंपॉर्टेंस नहीं थे, इसलिए बारे में गोपाल 2, राजपाल, नारायण पाल कुछ नहीं, सिर्फ राजूपाल ने शादी की थी भाग्य देवी राजकोटा प्रिंसेस से, इतना याद रखते हैं राजूपाल ने। बाकी एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है पाला में, महिपाल, जिसको सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बर्बाद हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, इसको वापस से उठाने की कोशिश की इन्होंने। इनके टाइम में भी राजेंद्र चोला ने अटैक किया था, जो एक चोला किंग था राजेंद्र चोला। अगर पूछे कि कौन से पाल किंग के टाइम राजेंद्र चोला ने अटैक किया था, चोला अगर आपसे पूछे तो चोला कहाँ पे बताइए? पता नहीं, बिहार के सिलेबस में है नहीं इतना डिटेल, लेकिन हम याद कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट यहाँ के किंगडम्स है, इसमें से एक है यहाँ पे, ये है आपका पांड्या, पी से पांड्यास। चेरा, केरला का जो पार्ट है ना, यहाँ पे चेरा रूल था, क्योंकि केरला को चेरा पुत्र भी कहते हैं। और यहाँ पे था आपका इसके ऊपर तमिलनाडु के पास चोला। तो चोला से अटैक आया था हमारे यहाँ मगध में राजेंद्र चोला का, किसके टाइम में? कौन से राजा के टाइम में? तो महिपाल, जो कि सेकेंड फाउंडर पाला डायनेस्टी है, उसके टाइम में। लास्ट पाला किंग का नाम है मदन पाल, उसके बाद तो खत्म ही हो गया पाला, उतना नहीं चला, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। आगे है सेना डायनेस्टी। तो पाला के बाद आई थी सेना डायनेस्टी। सेना डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट जो थे और जो फाउंडर थे, ये थे सुमंत सेन। सुमंत सेन ने ही सेना डायनेस्टी को फाउंडेशन रखा था। ब्रह्म क्षत्रिय भी कहते हैं इनको। सेना सेन को डिस्क्राइब किया जाता है एज ब्रह्म क्षत्रिय। ब्रह्म क्षत्रिय किसे कहते हैं? सेन डायनेस्टी के राजा को, जिसका नाम है सुमंत सेन। उसके बाद आया हेमंत सेन, फिर विजय सेन। विजय सेन ने 60 साल तक रूल किया, देखो, पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, इसलिए हमारे सिलेबस में है नहीं, या फिर बिहार से बाहर क्या होगा। देन आए थे बल्लाल सेन। बल्लाल सेन जो थे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेट स्कॉलर थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, जैसे दान सागर, अद्भुत सागर किसने लिखा है? बल्लाल सेन ने। और इन्हीं के टाइम में तुर्क बख्तियार खिलजी ने अटैक कर दिया था। बख्तियार खिलजी आप जानते हैं एक तुर्की रूलर था। शेरशाह सूरी अफगानी था, लेकिन बख्तियार खिलजी तुर्की था। तुर्की आया था, तुर्क से हमारे पे रूल करने अटैक किया था बल्लाल सेन के टाइम में। आगे हम देखते हैं, तो ये सेन डायनेस्टी की कहानी इतनी थी। कर्नाड डायनेस्टी से काफ़ी क्वेश्चंस आया भी है पीछे बीपीएससी में, तो इसके फाउंडर्स हम देख लेते हैं। पालास के बाद क्या हुआ था, उतना ज़्यादा चला नहीं, तो न्यायदेव आए। न्यायदेव की डायनेस्टी थी मिथिला में, ठीक है। बिहार की अगर आप मैप देखें ना, तो यहाँ पे न्यायदेव थे। कर्नाटका था ईस्ट बंगाल में, यहाँ पे कर्नाड डायनेस्टी था, पर इन्होंने इसको कब्जाया और एक फाउंडर रखा, किसने? न्यायदेव ने ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट कर्नाटका डायनेस्टी। कर्नाटका से कंफ्यूज नहीं करना, ये कर्नाटका डायनेस्टी है। और इन्होंने मिथिला में भी कर्नाटका डायनेस्टी को फैलाया। 1097 की बात है, विद सिमराव चंपा एज कैपिटल। तो जब न्यायदेव कर्नाटका डायनेस्टी के रूलर थे और फाउंडर भी यही हैं, जब हम न्यायदेव को देखेंगे कि ये कर्नाटका डायनेस्टी जो कि पूरे मिथिला रीजन इसी को कहते हैं ना, मिथिला रीजन प्लस बंगाल वाला जो पार्ट है, इसके राजा थे, तब उन्होंने अपनी कैपिटल किसको रख दी थी? कैपिटल क्या रखी थी? यहाँ पे देखिए आप, चंपा एज कैपिटल। और चंपा कहाँ पे है? चंपा हमने बहुत बार पढ़ा है कि भागलपुर में, क्योंकि अंग महाजनपद का कैपिटल भी चंपा था। तो ये कैपिटल रहा था आपके कर्नाटका डायनेस्टी का, जब न्यायदेव इसके राजा थे। आगे देखेंगे, तिब्बतन स्कॉलर धर्मस्वामी। एक तिब्बत से फिर से स्कॉलर आया जिसका नाम है धर्मस्वामी। तिरहुत में रीच किया था। ये तिरहुत रीजन कहाँ पे? बिहार में, ये वाला रीजन तिरहुत है। और यहाँ पे ये आए थे। इनका ईयर याद करना बहुत आसान है कि धर्मस्वामी जो कि एक तिब्बतन स्कॉलर थे, हमारे यहाँ 1 2 3 4 ईस्वी में आए थे। 1 2 3 4 मतलब कि 1234 ईस्वी में आए थे। और इन्होंने कहा कि देखो, धर्मस्वामी ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े दीवार बनाए हैं। किस चीज़ को? लो, मगध को, या इनका तो कर्नाटका डायनेस्टी था, इसको सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। क्या वर्ड है यहाँ पे? डिफेंड करना, मतलब अपने आप को बचाना। बचाव के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े दीवार बनवाए हैं। मुल्ला टाकिया जो कि अकबर के टाइम का था, इन्होंने भी फोर्टिफाई किया था सिमराव को। बाद में ये बताते हैं, मुल्ला टाकिया बताते हैं कि अकबर ने भी फोर्टिफाई किया था किसको? सिमराव को। न्यायदेव की अगर बात करें, न्यायदेव अपने आप को क्या क्या नाम से बुलाता था? महासमंताधिपति, मिथिलेश्वर,
निरपा मल्ला। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा पाल रूलर था जिसने अपने आप को महेश्वरा, परमेश्वरा और क्या क्या नाम बताया था, परम भट्टाचार्य, परमेश्वरा और महाराजाधिराज बोला है, तो वो था धर्मपाल। ठीक है, रिवीजन करवा रही हूँ बस। अभी तो हम सेन डायनेस्टी को भी क्रॉस कर चुके हैं, कन्नाड डायनेस्टी में आ गए। कन्नाड डायनेस्टी के राजा थे न्यायदेव, कन्नाड डायनेस्टी के फाउंडर भी थे न्यायदेव। इन्होंने अपने आप को महासमंताधिपति मिथिलेश्वरा और नृपा मल्ला नाम से नाम दिया है। अपने आप पे कोई तोहफा दे देते ये लोग। और 50 साल रूल किया है और इन्होंने नेपाल को भी कन्क्वायर किया था, इसलिए न्यायदेव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम देखिए तो तुर्क इन बिहार। सेना डायनेस्टी के बाद कौन आ गया था हमारे यहाँ, डायरेक्ट तुर्क्स आ गए थे। सेना डायनेस्टी के बाद तुर्क्स आए थे, तो तुर्क ने क्या हल्ला मचाया था बिहार में। तो तुर्क्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वैसे ये अच्छा लग रहा है ना।